हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आप सभी का ज्ञानरीत क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। धातु और अधातु रसायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से एग्ज़ाम में एक एक दो क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में मिलेगा धातु और अधातु से रिलेटेड। विशेषकर डायरेक्ट धातु और अधातु से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वहाँ से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। तो सबसे पहले बात करें धातु या अधातु होते क्या हैं। तो ये धातु और अधातु तत्व के ही प्रकार हैं। धातु और अधातु तत्व के ही प्रकार हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम इनको पहचान कर सकते हैं कि कोई तत्व धातु है या अधातु। उसको हम तभी पहचान पाएंगे कि वो उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म कैसे हैं। अगर हमें भौतिक गुणधर्म और उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पता होगा तो हम किसी भी तत्व को ये बता देंगे कि ये धातु है या अधातु। तो सबसे पहले बात करें हम धातु कि धातु होता क्या है। धातु की मैं बात करूं तो धातु जनरली जैसे लोहा, स्टील, प्लेटिनम, सोडियम, ये सब के सब धातु के एग्जाम्पल है। ये सब के सब धातु के क्या है, उदाहरण है। इनके भौतिक गुणधर्म, अगर मैं दो धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करूं तो धातु ठोस होते हैं। सामान्य रूम टेम्परेचर उनकी जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चमकदार होते हैं, मतलब उनकी सतह जो है चमकती है, धातु की सतह चमकदार होती है। साथ ही उनमें लचीलापन होता है, तन्यता होती है और वो ऊष्मा के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये इन भौतिक गुणधर्म जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये धातु है या अधातु। अगर धातु की बात लें तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि कोई भी धातु धातु क्यों होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सिर्फ सोडियम के 281 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं सोडियम की परमाणु संरचना की बात करूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो कक्षाओं में मोमेंटम होगा या कक्षाओं में जिस तरीके से वो रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था है कि अंदर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। केंद्रक होता है और केंद्र के चारों ओर होते हैं प्रोटॉन और इस केंद्र के चारों ओर कक्ष बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ये प्रोटॉन जो होते हैं वो केंद्रक में होते हैं और हम जानते हैं कि केंद्रक के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है और सबसे ज्यादा होता है। तो होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस केंद्रक से बंधे हुए होते हैं, हम उनको दूर कर ही नहीं सकते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल से इतने बंधे होते हैं कि उनका मोमेंटम या इनकी गति तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस केंद्र के चारों ओर जो कक्ष बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं। जैसे सोडियम की बात करूं तो इसका जो इनर, मतलब सबसे अंदर का जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो अंतिम कक्ष, जो आउटर मोस्ट कक्ष होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट कोश में, मतलब इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसके पास रासायनिक विज्ञान का एक नियम है कि कोई भी तत्व तभी स्थिर होगा जब उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आउटर मोस्ट, ये जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसको वैलेंसी सेल कहते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि
वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है सर, आपने ये बता दिया। लेकिन अब इसके पास 8 नहीं है। सोडियम के आउटर कोश में हम अगर देखें बाहरी कक्ष में, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, और स्टेबल होना है तो इसके पास इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पास 2 कंडीशन है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना उधार दे दें, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन, या तो ये उधार दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। लेकिन आप खुद सोचो कि 1 उधार देना आसान है या फिर 7 उधार लेना? 1 उधार देना आसान है या फिर 7 उधार लेना? समझो कि आपको इस कक्षा में बैठना है, और आपके पास एक ही कंडीशन है कि या तो आपके पास 8 रुपये होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी या फिर 0 मतलब होने ही नहीं चाहिए आपके पास। तो एक ही चीज़, आप 7 रुपये जुगाड़ नहीं कर पाओगे। आप 1 रुपया किसी को दे सकते हो, लेकिन 7 रुपये का अरेंजमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो ये सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, मतलब उधार दे देगा, मुक्त कर देगा, और उसके बाद इसके जो आउटर मोस्ट कोश में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 8। क्योंकि अब जो अंदर का जो सेकंड नंबर का जो कोश है वो सबसे बाहर का कोश बन जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल, मतलब सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो साहब इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स दे के अपने बाहरी कक्ष में, जो रसायन का नियम है कि इसके किसी भी तत्व को अगर स्थिर होना है, स्टेबल होना है, तो उसकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और कोई देता है, इसका मतलब उस पर 2 कंडीशन होगी, या धन आवेश आएगा या ऋण आवेश। अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हमारे ऊपर ऋण आवेश आएगा या धन आवेश? नहीं, हमारे ऊपर। अगर हम किसी को पैसे उधार देंगे तो वापस पैसा आएगा किसके साथ? ब्याज के साथ। इसका मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट मतलब हम प्लस में जा रहे हैं या माइनस में? मतलब प्लस में जा रहे हैं, क्योंकि सर 10,000 दिया आपने और कुछ समय बाद मुझे 12,000 रुपये रिटर्न मिल रहे हैं, इसका मतलब सर 2,000 का फायदा हुआ, इसका मतलब मैं प्लस हो रहा हूँ ना। तो इसका मतलब अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब धनावेश आ जाता है। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है? उस पर धनावेश आ जाता है, और ये सोडियम जो है Na+ धन आयन बनाएगा। कैसा आयन बनाएगा? धन आयन। मतलब अब मैं सीधे सीधे बता सकता हूं कि धातु क्या होते हैं। मैं बता सकता हूं कि धातु क्या होते हैं। मतलब सर वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और धन आयन बनाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? धातु। मतलब उनको क्या कह सकते हैं हम? धातु। सर वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन बनाते हैं, उनको हम धातु कह सकते हैं। ये तो होगी परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा कि धातु क्या है। मतलब धातु का मतलब, धातु कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। समझ में आया धातु क्या होते हैं? तो सर अधातु क्या होगा? अधातु का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेके ऋण आयन बनाते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर हम किसी से पैसा उधार लेंगे तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो हमने 10,000 उधार दिया तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, मानो 12,000 रुपये उसको रिटर्न करना पड़ेगा साल भर बाद।
तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं ना हम, 10,000 की जगह में 12,000 देना पड़ रहा है, इसका मतलब 2,000 माइनस हो रहे हैं हम। तो इसका मतलब अधातु क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो बनाते हैं ऋण आयन। अब सर धातु के गुणधर्म कैसे होते हैं, गुणधर्म के आधार पे हम कैसे पहचानेंगे। आपने बताया कि धातु के, भाई कोई भी, आपने ये तो बता दिया सर कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उसको धातु कहते हैं, ये तो आपने कह दिया सर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम ये देख सकते हैं क्या, बाजार में मिलती है क्या ऐसा कि हाँ कोई तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसके बाद वो धन आयन हो रहा है, क्या ये सब दिखाई देता है क्या? नहीं सर, हम ये देख नहीं सकते हैं, ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं। ये इनकी परमाणु संरचनाओं का जब अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया तब इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, तो ये देख नहीं सकते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, पहले मैं भौतिक गुणधर्म की बात बताऊं और फिर एक रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब है कोई चीज, कोई तत्व दिखता कैसे है, उसका व्यवहार क्या है, वो कैसी गतिविधि शो करता है, कैसा दिखाई देता है, उसका किसी पर्टिकुलर दूसरे तत्व के साथ कैसा रिएक्शन, क्रियाएं कैसे हो रही है, ये सब के सब उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म की अगर मैं बात करूं भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, अगर लोहे का एक पीस है आपके पास और उसका मैंने 2 टुक कर दिए, लोहे की एक रोड है, लोहे का पाइप है, उसको मैंने तोड़ दिया और 2 पार्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज की मैंने दूध से दही बना दिया, इन दोनों में क्रियाएं हो रही है। पहले वाले में क्या, कौन सी क्रिया हो रही है, भौतिक, और दूसरे में हो रही है रासायनिक। तो सर मैं आसानी से बता सकता हूं, भौतिक गुणधर्म के अंदर पदार्थ को, अगर भौतिक गुणधर्म के अंदर भौतिक अभिक्रियाएं होती है, अगर होती है तो पदार्थ को हम मूल अवस्था में वापस प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पदार्थ को हम वापस मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे के पाइप को जोड़ के वापस पाइप बनाया जा सकता है, और पर दूध से वापस दही तो नहीं बनेगा। ये रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाएं, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाएं। अभी मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए किया, लेकिन वो हम अलग से पढ़ेंगे। धातु के गुणधर्म की बात करें तो धातु के जो गुणधर्म होते हैं, टॉस होता है, धातु टॉस होता है। सर आप कोई भी चीज टॉस क्यों होती है? आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, गैस और द्रव। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है कि कोई तत्व ठोस अवस्था में पाया जाएगा, कोई गैस में और कोई द्रव में? तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, और ये क्यों पॉसिबल होता है कि कोई ठोस ही होता है और कोई गैस ही होता है और कोई द्रव में ही पाया जाता है? तो ये पदार्थ की 3 अवस्था होती किसकी वजह से है? तो ये जो ठोस अवस्था होती है या गैस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, ये डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अणुओं के बीच में जितना ज्यादा होगा, तो वो बहुत पास पास होंगे और वो आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, मतलब एकदम जुड़ के, और वो ठोस अवस्था में होंगे। मतलब उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उनको हम बाहर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अगर हमें बाहर करना होगा तो उनके लिए हमें या तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्माएं देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अभिक्रिया करनी पड़ेगी, तभी ही वो अलग हो सकते हैं, बाकी पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि सर उस अणुओं के बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है कि हम उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो टॉस, कोई टॉस क्यों होता है? क्योंकि टॉस इसलिए होता है कि सर उसके अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए उसके अणु पास पास होते हैं और पास पास होकर वो टॉस का रूप धारण कर लेते हैं। तो धातु जो है सामान्य तापमान पर, सामान्य मतलब रूम तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सामान्य तापमान पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी इसका एक अपवाद है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाता है। मरकरी क्या है? इसका एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है ताप, सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर। सर अब ये गैस क्या हुआ, द्रव क्या हुआ? सर आपने ठोस तो बता दिया। इस द्रव के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होता है, लेकिन ठोस के कंपैरिजन में अलग होता है। वो इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और वो इतना ज्यादा भी मतलब इतना कम भी नहीं होता है कि उसके अणु दूर दूर भाग जाए। मतलब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ठोस के कंपैरिजन में कम होता है। ठोस के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। इसलिए उनके जो, लेकिन गैस की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? अणु एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं। इसलिए द्रव अवस्था के अंदर ठोस की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल होता है, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। इसीलिए कोई पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी हिसाब से गैस की बात करो सर, इन गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण फोर्स लगता है, गैस के अणुओं के बीच में, गैस के अणुओं की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। और फोर्स ऑफ आकर्षण इतना वीक होता है कि गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। वो मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं होते हैं, इतना वीक फोर्स होता है गैस की अवस्था में। तो हमने बताया कि ठोस धातु कैसे होते हैं? ठोस। लेकिन मरकरी इसका एक अपवाद था, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो सर ये ठोस क्यों होता है? ठोस इसलिए होते हैं कि धातु के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत अत्यधिक होता है, इसलिए वो ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। उसके बाद जैसा आपने देखा भी होगा, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, लोहे का पाइप देखो, स्टील का पाइप देखो, आयरन रोड, लोहे का पाइप, स्टील, कॉपर के वायर देख लो, गोल्ड देख लिया होगा आपने, सिल्वर के पाइप देखे होंगे आपने, सोडियम, ये सब के सब क्या हैं? मतलब ठोस अवस्था में मिलेंगे आपको, ठोस अवस्था में मिलेंगे आपको। लेकिन धातु नरम भी होते हैं। धातु होते कैसे? नरम। पोटेशियम, लिथियम और सोडियम तो इतने नरम होते हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। उनको हम किससे काट सकते हैं? चाकू से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों इतने नरम होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और कई एग्जामों में पूछा गया है कि वो कौन से धातु है जिनको चाकू से काट सकते हैं हम? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे नरम धातु है कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? अरे सर ठोस, मतलब अच्छा आप सर ने बताया था कि धातु मतलब बहुत ठोस होता है, जैसे लोहे का पाइप, और वो एग्जाम्पल में आपको दे देगा कि कौन से धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। आप देखोगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, आपके दिमाग में आएगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि धातु तो ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद हमेशा पाए जाते हैं। अपवाद हमेशा क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो अपवाद क्या है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज्ञान रीत क्लास को सब्सक्राइब कीजिए
और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना अच्छा सीख रहे हो और कितना ये आपके लिए फ़ायदेमंद है ये क्लास। अगर आप कमेंट करोगे तो हम ज्ञान रीति आपके ही हित में हैं और हम आपके लिए ही आए हैं और हम आपके लिए बेटर से बेटर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लचीलापन, धातु को हम हथौड़े से पीट के, अगर धातु की बात करें, धातु को पीट कर पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे के चादर होते हैं, लोहे का चादर तो आपने देखा ही होगा, लोहे के चादर होते हैं, टिन जो बोलते हैं, घरों में भी लगाते हैं लोहे के चादर। तो धातु को क्या होता है कि हम उसको हथौड़े से पीट के, और आपने देखा होगा लोहे को गर्म करके उसको हथौड़े से पीट के एकदम पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो धातु के अंदर एक लचीलापन गुण होता है, लचीलापन होता है। धातु क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है। धातु क्या होता है, लचीला होता है, मतलब उसको हथौड़े से पीट के उसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। हथौड़े से पीट के क्या की जा सकती है, उसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है धातु को हथौड़े से पीट के। अगर हम बात करें, जैसे सोना ले लो आप या चांदी, सोना और चांदी, सब सोना चांदी ये सब बहुत मूल्यहीन, मतलब बहुत आसानी से इनको पीट के चादरें बनाई जा सकती है, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं, चादर बनाने की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। ये इतने महंगे होते हैं कि इनकी चादरें बनाना तो बहुत दूर की बात है, कई लोगों को देखने को नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी भर ये। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ये जो धातु होते हैं इनको हम पीट के और चादर बनाए जा सकते हैं, पतले पतले चादरों में इनको बदला जा सकता है। इनके मतलब इसके अंदर लचीलापन होता है। तो लचीलापन का मतलब, लचीलापन क्या होता है, लचीलापन का मतलब धातु को हथौड़े से पीट के उनके चादर बना सकते हैं। इसी गुणधर्म को लचीलापन कहते हैं। धातु के इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। ठीक है, तो धातु को पीट कर पतले पतले चादर या चादर बना सकते हैं। मतलब धातु को पीटकर उसके पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, लचीलापन। उसके बाद तन्यता। सर तन्यता क्या होती है, कुछ नहीं होती है बे, नाम ही लग रहा है तुम्हें, बाकी तो बहुत इजी चीज होती है। तन्यता का मतलब होता है कि हम अगर धातु को पिघला दें, धातु को पिघला के बारीक से बारीक तार खींच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, धातु को पिघला के बारीक से बारीक तार खींच सकते हैं हम, और धातु के इस गुण को ही तन्यता कहते हैं। मतलब धातु को पिघला के पतले पतले तार खींचना, ये क्या कहलाती है, तन्यता। मतलब तन्यता की बात करूं तो धातु के बहुत बारीक तार खींचना, धातु के बहुत बारीक तार खींचना, ये क्या कहलाती है, तन्यता। मतलब धातु को पिघला के उसके बहुत ही बारीक तार खींचे जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तन्यता। आप ये जान के बड़े आश्चर्य होंगे कि 1 ग्राम सोना, कितना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं हम। 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं 1 ग्राम सोने से। मतलब सबसे हाईएस्ट अगर किसी की तन्यता होगी तो वो कौन सा धातु है, सोना जिसकी तन्यता हाईएस्ट होती है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है।
सोना यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि हाईएस्ट डेक्टेलाइट मेटल्स मीन्स सबसे उच्च तन्यता युक्त धातु कौन है। तो सबसे उच्च तन्यता युक्त जो धातु है वो है सोना। कौन सा है? सोना। उसके बाद तन्यता आपको मुझे लगता है समझ में हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सर आपने पढ़ाया धातु और धातु। सर ये धातु और धातु क्या होते हैं? अरे बच्चों ये कुछ नहीं होता, ये तत्व के दो प्रकार होते हैं, धातु और धातु। तो सर हम धातु होती क्या भला है? अरे कुछ भी नहीं है। धातु का मतलब अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देके धन आयन बनाता है तो वो धातु कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेके ऋण आयन बनाएगा तो धातु कहलाएगा। सर ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन पहचानेंगे कैसे? भाई धातु ठोस होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा दिया सर। लचीलापन होता है उसके अंदर, ये भी पढ़ाया कि ठोस का मतलब सर ठोस। अरे मैंने बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब उसके पदार्थ के जो अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स इतना तेज होता है, इतना आकर्षित, वो अट्रैक्टिव होता है, इतना बलशाली होता है कि उसके अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं द्रव अवस्था में। और लिक्विड में उन अणुओं के बीच का जो फोर्स, जो आकर्षण बल होता है, ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया। उसके बाद सर और गैस भी मैंने बताया था। गैस के अणुओं के बीच तो बहुत ही वीक आकर्षण बल होता है, इसलिए उसके अणु दूर दूर फैले हुए होते हैं। ठीक है सर, आपने बताया। तो जो धातु होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि धातु होता है, धातु जो है किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है सर, आपने यहाँ तक पढ़ा दिया। उसके बाद हमने पढ़ा तन्यता। तन्यता का मतलब सर आपने समझाया था क्या होता है तन्यता? तन्यता का मतलब होता है कि धातु को पिघला कर उसके बहुत ही बारीक बारीक तार खींच सकते हैं। और आपने ये भी बताया था कि सर सबसे ज़्यादा अगर किसी की तन्यता होती है तो सोने की होती है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं आसानी से। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है? सोने की। उससे पहले हमने लचीलापन भी समझाया था आपको। लचीलापन क्या होता है सर? अरे लचीलापन ये होता है कि धातु को हथौड़े से या किसी से पीट के उसके पतले पतले चद्दर हम बना सकते हैं, उससे पतले पतले चद्दर हम बना सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम क्या आगे बढ़ें? आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज सब्सक्राइब इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानरीत क्लासेस। उसके बाद धातु की अगर दूसरी एक और भौतिक गुणधर्म चालकता। ये चालकता होती क्या है? चालकता बेसिकली 2 प्रकार की हो सकती है, ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता। ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता मतलब सर ये चालक होंगे या कुचालक? भाई दो ही अवस्था होती है, या तो चालक होगा या कुचालक। तो धातु कैसे होते हैं? मैंने कहा कि धातु जो विद्युत के भी चालक होते हैं और ऊष्मा के भी चालक होते हैं। विद्युत के भी चालक होते हैं धातु कैसे होते हैं? धातु चालक होते हैं। किसके? विद्युत के। धातु चालक होते हैं किसके सर? ऊष्मा के। ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। धातु ऊष्मा के भी चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा के चालक है या नहीं है, विद्युत के चालक हैं या नहीं है? ये हम कैसे पता करेंगे? यही तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखो, अगर ऊष्मा की बात करें, आप देखना कभी लोहे का एक मोटा पाइप ले लो। आप लोहे का ले लो मोटा सा पाइप। ले लिया सर? ले लिया ना बेटा? ले लिया। और यहाँ इस आग लगाओ, कोई सिगड़ी विगड़ी या गैस वैस जलाओ यहाँ, और इसके किसी एक सिरे को गर्म करो। होगा क्या कि ये वाला सिरा बहुत जल्दी लाल हो जाएगा गर्म होके, और धीरे 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 पहले इसको गर्म आप
हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए इसको, किसी प्लास या उससे पकड़ना होगा। हाथ से पकड़ के घर में प्रयोग मत कर लेना ये, ठीक है। ये घर पे ऐसे मत कर लेना कि मैंने अरे यार सर बता रहे थे कि भाई तुम लोहे की रोड लो और उसको गर्म करके देखो, तो हाथ से लेके मत कर लेना, ठीक है। इसमें ये प्रयोग करना है तो सावधानी पूर्वक किसी प्लास व्लास से पकड़ के ही आप कर सकते हो ये प्रयोग, और आप खुद टेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को कि सर फेंक रहे थे या पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसके किसी एक सिरे को गर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे पाते हैं कि ये धीरे धीरे दूसरा हिस्सा भी उसका गर्म हो जाता है। कुछ समय बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये गर्म क्यों हो रहा है? ये गर्म इसलिए हो रहा है कि सर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर उष्मा पहुंच रही है, उष्मा पहुंच रही। इसका मतलब उष्मा का क्या हो रहा है यहाँ, संचरण। उष्मा का क्या हो रहा है यहाँ, संचरण। मतलब जब लोहे के किसी एक सिरे को आपने गर्म किया और दूसरा सिरा भी गर्म हुआ, इसका मतलब उष्मा का क्या हुआ, उसमें संचरण। उष्मा का क्या हुआ इसमें, संचरण। मतलब उष्मा जो है एक सिरे से दूसरे, इसका मतलब क्या हुआ, धातु क्या है, उष्मा के चालक है। मतलब उष्मा के चालक है, मतलब उसमें से उष्मा जा सकती है, धातु से उष्मा का संचरण हो सकता है। मतलब धातु से उष्मा का क्या हो सकता है, संचरण। अगर धातु से उष्मा का संचरण हो सकता है तो इसका मतलब क्या है, वो चालक है, चालक है। अगर मान लो मैं इस लोहे की जगह में अगर लकड़ी की लूं रोड, और यही प्रयोग जो प्रयोग मैंने यहाँ किया, अगर वो सेम प्रयोग में इस लकड़ी के साथ करूं तो क्या होगा। आप देखोगे कि लकड़ी के साथ अगर यही प्रयोग करोगे, आप लकड़ी के एक सिरे को जलाओगे तो आप ये हाथ से पकड़ सकते हो, दूसरे सिरे को आप जलाते रहो, दूसरा सिरा गर्म ही नहीं होगा। दूसरा सिरा क्या नहीं होगा, गर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो लकड़ी है ना, ये धातु है ही नहीं। लकड़ी क्या है, अधातु है। लकड़ी धातु है ही नहीं, लकड़ी तो क्या है, अधातु। क्यों? क्योंकि सर जब हमने इसके एक सिरे को गर्म किया तो दूसरा सिरा गर्म ही नहीं हुआ। दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ, इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि उष्मा का संचरण ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। उष्मा का क्या नहीं हो रहा है, संचरण नहीं हो रहा है इसके अंदर। अगर इसके अंदर उष्मा का संचरण नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, कुचालक है। लकड़ी मतलब वुड्स उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। उष्मा की क्या होती है, कुचालक। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान रीत क्लासेस। उसके बाद विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत की चालकता। सर ये विद्युत की चालकता क्या होती है, विद्युत है क्या चीज, ये क्या बला है, ये बड़ी परेशान करने वाली चीज है क्या सर? अरे नहीं रे, कोई परेशान करने वाली चीज नहीं है ये सिंपल चीज है। ये भी उष्मा की तरह ही इसका भी कंसेप्ट है। हाँ, आपने देखा होगा, हम अपने घरों में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो धारा है, उसके अंदर जो वायर यूज हो रहे हैं वो कौन से होंगे, या तो आयरन के होंगे या कॉपर के होंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम्स इनके होते हैं, ठीक है। और ये सब के सब क्या है, धातु है। लेकिन सर विद्युत की चालकता या अचालकता का पता कैसे करेंगे हम? भाई विद्युत की चालकता या अचालकता कैसे करेंगे हम पता? आप ऐसा करना मत। अगर हमने कभी देखा कि अगर हम पलग में अगर हम कोई आयरन मतलब लोहे का तार अगर पकड़ के उसको टच करने की कोशिश करते हैं तो एक जोर का झटका लगता है हमारे हाथ में। इसका मतलब जोर का झटका लगता है हमारे हाथ पे। जैसे हमने इसको टच किया लोहे को और उसको किसी इलेक्ट्रिसिटी प्लग में कर दिया तो हमें हाथ से झटका लगेगा गजब। ये जो झटका क्यों लगता है? क्योंकि सर जैसे ही हमने उसको टच किया
तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, और विद्युत धारा के प्रवाह से ही तो हमें झटका लग रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह से ही तो हमें झटका लग रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह सर मैंने क्या किया, वही लकड़ी की रोड डाली, लकड़ी की रोड डाल के देखो प्लग में, आपको पता लगेगा झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो विद्युत का संचरण ही नहीं हुआ। अगर इसमें विद्युत का संचरण होता तो हमें झटका लगता है, क्योंकि मैंने एक बार लोहे की रोड डाल के देखी थी तो जबरदस्त सन्नाटा हो गया था। ठीक है, जबरदस्त सन्नाटा मचा, ठीक है, एकदम झटका सा लगा सर, भौकाल मच जाएगी जैसे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि इस लोहे की रोड को प्लग में डाल के देखे तो मुझे झटका लगा, लेकिन साथ में मैंने लकड़ी की रोड को डाल के देखा तो मुझे झटका नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? अरे सर, जो लोहे की रोड थी ना, उसमें विद्युत का संचरण हुआ होगा, क्योंकि विद्युत की संचरण की वजह से तो आपको झटका लगा होगा। और ये जो आपने लकड़ी की रोड ली, लकड़ी में से विद्युत का संचरण नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें विद्युत का संचरण नहीं हुआ, तो वो विद्युत की क्या है? कुचालक। और आयरन क्या है? विद्युत की सुचालक। ठीक है, लेकिन आप ये जो सिल्वर होती है, चांदी, ये विद्युत की हाईएस्ट चालकता होती है। विद्युत की सबसे हाईएस्ट चालकता किसकी होती है? इसी चांदी की और सोने की चालकता सबसे उच्च होती है। सोने और चांदी की चालकता उच्च होती है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जो चालकता है ना सबसे उच्च होती है। तो सर अगर इनकी चालकता उच्च होती है, इसका मतलब उच्च होने का मतलब क्या है? अरे इनमें बहुत जल्दी करंट मतलब स्पीड बहुत तेज होती है, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पीड होती है इनके अंदर। सबसे मतलब कम टाइम में माइनस नैनो सेकंड में से करंट दौड़ेगा, एकदम झटका लगेगा। तो सर फिर अगर इसकी चालकता ज़्यादा होती है तो हम ये एल्यूमिनियम और ये आयरन के इनकी क्यों यूज़ लेते हैं? हम तो सोने के और चांदी के ही वायर क्यों यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम कॉपर वायर की जगह चांदी के और ये जो गोल्ड के वायर यूज करने लग जाए तो सुबह अगर आप शाम को लगा दो, सुबह पूरे शहर में पोल नहीं मिलेंगे आपको। सुबह पूरे शहर में पोल नहीं मिलेंगे, अंधेरा छा जाएगा, भौकाल मच जाएगा पूरे शहर में, सारे के सारे लोग उखाड़ के भाग जाएंगे। अरे तुम लोहे को नहीं रहने देते लोग, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सोने का वायर और चांदी के वायर से हमारे घर में लाइट आ रही है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, हम तो उखाड़ के ले जाएंगे, आप लगा के दिखा दो, अगर आपको पता हो तो बताओ, मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे यार पढ़ के क्या करेंगे जब सोने के तार से अगर हमारे घर में लाइट आ रही है? तो फिर सर कौन तो भेजा फ्राई करेगा, कौन आपसे पकेगा यहाँ बैठ के? ठीक है, तो इसका मतलब विद्युत की सबसे अच्छी चालकता किस में होती है? मतलब चांदी के अंदर। कभी पूछा जा सकता है कि निम्न धातुओं में से उच्च चालकता किसकी होती है? ऑप्शन चांदी दिया होगा, तो आपको किस पे टिक करना होगा? कॉपर और चांदी में से चांदी पे। कॉपर की भी उच्च चालकता होती है, कॉपर वायर की भी, लेकिन चांदी हाईएस्ट होती है। हाँ, तो सर हमने आज क्या क्या पढ़ा था कि सर अभी आपने शुरुआत की थी कहाँ से? सर आपने पता है कि धातु क्या होता है? धातु तो बताओ भाई क्या होता है? सर धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देके धनायन बनाता है, और धातु जो इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बनाता है। बिल्कुल अच्छी बात है। धातु या अधातु के गुणधर्म होते हैं भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। सर हमने रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ा, लेकिन आप भौतिक गुणधर्म पढ़ाए थे। धातुओं के भौतिक गुणधर्म ये पढ़ाए थे कि ठोस धातु ठोस होते हैं। मतलब ठोस का मतलब क्या होता है कि सर ठोस का मतलब ये होता है कि धातु के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए उसके अणु आपस में पास होते हैं। उसके अणु कैसे होते हैं? आपस में पास होते हैं, इसलिए वो क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल ये समझ में आ गया था सर। ठीक है, उसके बाद आपने सर ये बताया था इनके अंदर की मतलब ये लचीलेपन होता है। लचीलापन का मतलब क्या होता है कि सर अगर हम इस धातु को पिटाई करें तो इसके पतले पतले हम चद्दर बना सकते हैं धातु के, इसको बोलते हैं लचीलापन। उसके बाद हमने धातु के एक और गुण के बारे में पढ़ा, उसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब ये होता है कि धातु को पिघला के उसके पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं, पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं। सर ठीक है, हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद एक और गुण आपने बताया
धातु ऊष्मा के ऐसे चालक होते हैं, मतलब धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है, और एक विद्युत के भी चालक होते हैं, मतलब विद्युत का भी संचरण होता है। उसके बाद एक और गुण आता है इनके अंदर, धातुओं के गुण की बात करें, एक और गुण होता है सोनोरस, इंग्लिश में उसको मतलब गुंजायमान, गुंजायमान, गुंजायमान। आपने स्कूल में देखा होगा कि जो बेल होती है स्कूल में, घंटी, वो लोहे की बनी होती है। आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिसकी स्कूल में लकड़ी की भी बेल है? सर आप ये बताओ कि ये जो स्कूल के अंदर जो बेल होती है या घंटी जो होती है, वो हम लोहे की क्यों लेते हैं? मतलब वो प्लास्टिक की भी तो हो सकती है, वो इसकी मतलब लकड़ी की भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो तो सकती है, लेकिन इस लोया, लोया मतलब धातु, इनमें एक विशेष गुण होता है। अगर आप इस पे टच, अगर इसको पीटोगे या पिंच करोगे किसी हथौड़े से, तो ये गूंजेगी, इसकी आवाज़ एकदम गूंजेगी और दूर तक फैलेगी। उसकी आवाज़ क्या है? एकदम तीखी आवाज़ निकलेगी, गूंजेगी और दूर तक फैलेगी। अगर आप लकड़ी को टच करोगे तो उसमें जो आवाज़ आएगी ना, वो गूंजेगी नहीं, मतलब वो गुंजायमान नहीं होगी, साउंड उसमें जो क्रिएट होगा वो तीखा नहीं होगा, एकदम सुनाई भी नहीं देगा, दूर तक नहीं जाएगा साउंड। इसलिए धातु की एक और विशेषता ये होती है कि उनके अंदर गुंजायमान होते हैं, वो गुंजायमान होते हैं, मतलब धातु की आवाज़ तीखी आवाज़ होती है। अगर हम उनको पीटेंगे या किसी से, तो वो दूर तक क्या होता है, मतलब दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देगी और हमारे कानों में एकदम तीखी सीख लगेगी। आपने कभी देखा होगा, मतलब एक तो आप लोहे के गेट पे कंकर मारो, सनसनाहट आवाज़ आएगी। एक वही अगर कंकर आप किसी लकड़ी या वुड से बने हुए किसी गेट पे फेंकोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने पत्थर फेंका है। इसका मतलब धातु के अंदर क्या होती है? गुंजायमान प्रवृत्ति होती है। धातु का एक और गुण है, वो होती है चमक। धातु चमकते हैं। धातु कैसे होते हैं? चमकदार, चमकदार। धातु की जो सतह होती है वो हमेशा चमकदार होती है। अच्छा, सोना चमकता है या नहीं चमकता है? सोना चमकता होगा, आपने कभी भी देखा होगा। सोना क्या होता है? चमकता है। और गर्मियों में अगर आप बाहर जाओ तो वो एल्यूमिनियम या आयरन का कोई पोल दूर से आपको दिखाई देगा और एकदम चमकता हुआ दिखाई देगा वो। इसका मतलब धातु की सतह जो है वो चमकदार होती है। साथ ही अगर हम धातु की सतह को अगर हम रगड़ दें तो उसमें चमक आ जाएगी। उसमें क्या आएगी? चमक आ जाएगी। क्योंकि अगर कुल्हाड़ी को जितना घसे उतना ही वो चमकने लगता है, तीखा हो जाता है। तो अगर हम किस धातु के का क्या गुण होता है? अगर धातु की सतह को हम रगड़ते हैं किसी से तो उसमें क्या आएगी? चमक पैदा हो जाएगी। उसमें क्या आ जाएगी? उसमें चमक। इसलिए आपने देखा होगा सुनार जो होता है वो गहना वेना बनाता है तो उसकी बहुत घिसाई करता है। वो घिसाई क्यों करता है? क्योंकि धातु के अंदर ये गुण पाया जाता है कि उनको घिसने से उनके अंदर क्या आएगी? चमक आएगी। उनके अंदर क्या आएगी? चमक आएगी। उनके अंदर क्या आएगी? चमक आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भौतिक गुणधर्म रिकॉल हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो एक बार फिर से रिकॉल करिए कि धातु के जो भौतिक गुणधर्म ये होते हैं कि सर धातु ठोस होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, आपने समझा दिया और हमें याद भी हो गया है। धातु जो होते हैं वो लचीले होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, क्योंकि आपने कहा था कि धातु को पीट के आप पतले पतले चादर बना सकते हो आसानी से। बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है। और ये चादर जो हमने देखे हैं वो सब किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी ये चीज़ मैंने बताया तन्यता। मतलब अगर सर तन्यता का मतलब सर आपने समझा ही दिया था, ये बिल्कुल याद हो गया है कि धातु को गर्म करके उनके पतले 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 वायर हम खींच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ये बहुत
जो धातु होते हैं वे विद्युत के और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद सर इन धातुओं के अंदर गुंजायमान प्रवृत्ति होती है, मतलब इनका चरित्र होता है, अगर इनको थोड़ा सा पीटो तो एकदम तीखी आवाज़ देते हैं, गुंजायमान। उसके बाद कि सर इनकी धातुओं की जो सतह है वो चमकदार होती है, अगर हम धातु की सतह को किसी से रगड़ दें तो वो चमकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? वो चमकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? वो चमकने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अधातु के बारे में। मुझे करता है अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, ज्ञानरीत। सर आपने धातु के बारे में सारा पढ़ा दिया, लेकिन ये अधातु क्या होते हैं, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? अगर मैं अधातु के भौतिक गुणधर्म की बात करूं, अधातु के भौतिक गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो अधातु के भौतिक गुणधर्म की बात करूं तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? गैस। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है, ये सारे के सारी जीत, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है? अधातु है ये। लेकिन बेरियम अपवाद है, वहाँ भी मरकरी था, यहाँ भी अपवाद आ गया है, बेरियम। बेरियम क्या है? ये जो बेरियम है ये लिक्विड अवस्था में मिलेगा आपको। बेरियम कैसी अवस्था मिलेगा? लिक्विड अवस्था में। बेरियम अधातु होती हुई भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था क्या भाई? गैस के कभी वायर देखे हैं क्या? नहीं, मतलब गैस से आप क्या नहीं कर सकते हो? अरे गैस से क्योंकि चद्दर बनाए जा सकते हैं क्या? वायर खींचे जा सकते हैं क्या? इसका मतलब ये लचीलापन और ये जो तन्यता के गुणधर्म इनमें नहीं होता है। किन में? अधातुओं के अंदर। ठीक है, हाँ, विद्युत की चालकता और ऊष्मा की चालकता और टॉर्क। सर आपने तो कहा था, आपने कहा था कि ये जो धातु होते हैं टॉर्क होते हैं और ये अधातु गैस होते हैं, लेकिन डायमंड, कार्बन का ही तो एक अपरूप है डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड कार्बन का ही एक अपरूप है और वो सबसे ठोस पदार्थ है, सबसे ठोस तत्व, सबसे ठोस क्या है? डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड है। इसका मतलब डायमंड अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बात करें सर ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट भी क्या है? सर कार्बन का ही अपरूप है। और आपने कहा था कि ये जो जितने भी धातु है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। मतलब ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही उपरूप है। कार्बन क्या है? धातु। मतलब ग्रेफाइट है धातु होते हुए भी विद्युत के अच्छे चालक है, ऊष्मा के अच्छे चालक है, सॉरी ऊष्मा के अच्छे चालक है ग्रेफाइट्स। अधातु। अब हम पढ़ते हैं इनके रासायनिक गुण, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म। अगर आपको यहाँ तक जो मैंने अभी तक पढ़ाया प्लीज़ अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही मैं आपको अच्छा दूंगा। लेकिन सर हमने लाइक कर दिया, आपने आज हमें क्या दे दिया? मैंने आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन दे दिए बच्चों आज के इस टॉपिक में। सर कैसे? हमें तो नहीं पता। पहला ही क्वेश्चन, धातु कैसे आयन बनाते हैं? धातु कैसे आयन बनाते हैं? पहला क्वेश्चन, धातु कैसे आयन बनाते हैं? तो धातु धन आयन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अधातु कैसे आयन बनाते हैं? ऋण आयन। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर ध्रुव अवस्था में मिलता है? रूम तापमान पे ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी।
क्या है? मरकरी। सबसे उच्च तन्यता किस धातु की होती है? गोल्ड। किसकी होती है? गोल्ड। ऊष्मा के उच्च चालक? चांदी, सिल्वर। चांदी, सिल्वर। डायमंड क्या है? अधातु, लेकिन फिर भी किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। ठोस। ग्रेफाइट्स क्या है? अधातु, फिर भी क्या है? चालक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, और मैं इस टॉपिक से जो अभी तक हमने पढ़े, इससे कम 30 से 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल बना के डालूंगा। तो प्लीज़ उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए, और उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्यूशन सहित डिस्कस करूंगा इन लाइव क्लास। ओके, थैंक